बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। ये वीडियो नेबोश IG1 रिव्यू ऑफ एलिमेंट 4 के बारे में है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिएक्टिव मॉनिटरिंग का वो टॉपिक है। जो IG1 के तीन पहले एलिमेंट है वो मोस्टली एक्टिव मॉनिटरिंग के हैं। मतलब जो भी हमने वहाँ पढ़ा होता है उसमें जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी है, उसमें फिर पॉलिसी है, प्रोसीजर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है या प्लानिंग है, रिस्क असेसमेंट या सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, ये तमाम जो परमिट टू वर्क सिस्टम, ये हम इसलिए हमने पढ़े कि हम हर साइट में हम हादसे को प्रिवेंट कर सकें। लेकिन बाज़ औक़ात जो है ना वो साइट के अंदर जो है ना वो ऐसे हादसे हो भी जाते हैं, इसलिए कि एक्सीडेंट इज़ एन अनप्लान्ड अनवांटेड इवेंट विच कैन लीड टू इंजरी और डैमेज आर बोथ डैमेज टू प्लांट इक्विपमेंट आर बोथ। तो एक्सीडेंट हम कम्प्लीटली स्टॉप तो नहीं कर सकते, इस वजह से फिर भी अगर खुदा न ख्वास्ता एक्सीडेंट हो जाए तो अब आप उस एक्सीडेंट के होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके बारे में हम फिर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं ताकि जो एक्सीडेंट है वो दोबारा वाक़या ना हो। तो सबसे पहले हम इसमें जो पहला एलिमेंट है 4.1 में 4.1 वो है एक्टिव रिएक्टिव मॉनिटरिंग का, कि वर्क प्लेस के अंदर जब आप काम करेंगे तो वहाँ एक्टिव रिएक्टिव मॉनिटरिंग क्या होती है। एक्टिव मॉनिटरिंग जो आप लोग स्टेप लेते हैं बिफोर एनी अनडिजायर्ड इवेंट अकर्ड, जैसे एक्सीडेंट से पहले आप लोग सेफ्टी इंस्पेक्शन करते हैं तो वो एक्टिव मॉनिटरिंग कहलाती है। और जो रिएक्टिव मॉनिटरिंग है वो क्या होती है कि अगर खुदा न ख्वास्ता कोई ऐसे सिचुएशन आ जाए कि कोई हादसा हो जाए तो फिर उसके बाद जब हम उसकी रिकरेंस को स्टॉप करते हैं तो उसके लिहाज से रिएक्टिव मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब दोनों के फ़ायदे हैं, एक्टिव मॉनिटरिंग के भी जो है ना वो बेनिफिट्स है, रिएक्टिव के भी है, लेकिन ज़्यादातर हमारा फोकस जो है ना अगर एक्टिव पे होगा तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अब एक्टिव मॉनिटरिंग की टेक्निक क्या है कि हमने वर्क प्लेस की इंस्पेक्शन करने हैं, वहाँ पे सेफ्टी सैम्पलिंग कर सकते हैं, सेफ्टी टूर कर सकते हैं, रिस्क असेसमेंट जो है ना हम कर सकते हैं, ट्रेनिंग प्लान्स जो है ना हम वहाँ पे बना सकते हैं। तो वो जो एक्टिव मॉनिटरिंग है वो ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। अब रिएक्टिव क्या है कि अगर खुदा न ख्वास्ता वहाँ हादसा हो जाए तो डायरेक्टली उसको मॉनिटर करना, उसका जो है ना इन्वेस्टिगेशन करना। और या ये भी हो सकता है बाज़ औक़ात के रिएक्टिव मॉनिटरिंग हम ऐसे भी करते हैं कि एक स्पेसिफिक डेटा हम ले लेते हैं जैसे महीने का, 3 महीने का, और उस डेटा को हम एनालिसिस करते हैं। उस एनालिसिस से हमें पता चलता है कि वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेंड क्या है और पैटर्न क्या है। ट्रेंड और पैटर्न को हम जब जो है ना अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो वो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ऐसा पॉइंट होता है कि फ्यूचर में जाके हम अपने एक्सीडेंट को उससे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ट्रेंड क्या होता है? ठीक है, ट्रेंड ये है कि किसी भी स्पेसिफिक डे के ऊपर या टाइम के ऊपर कोई इवेंट जो है ना वो हो जाता है। मिसाल के तौर पे अक्सर औकात ऑर्गेनाइजेशन में जब छुट्टी का दिन आता है ना, नेक्स्ट डे हॉलीडे हो, ठीक है, छुट्टी का दिन हो, तो उससे पहले जो दिन होता है उसमें रिस्क ऑफ एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। वर्कर हरी में होते हैं, काम की जो है ना वो और जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं, ख़ासकर लंच टाइम के बाद इनका रिस्क जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता है एक्सीडेंट का, तो इस वजह से वहाँ हादसे के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब हम एनालिसिस करेंगे अपने डेटा को, कौन सी चीज़ों का एनालिसिस कर सकते हैं रिएक्टिव मॉनिटरिंग में। वहाँ एक्सीडेंट रिकॉर्ड है, एब्सेंटिज्म रिकॉर्ड है, वर्कर के कंप्लेंट से, ठीक है, मेडिकल रिपोर्ट से, ऑडिट रिपोर्ट से, उस तमाम डेटा को हम एनालिसिस करेंगे तो वहाँ हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स है उससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे ट्रेंड क्या है या पैटर्न क्या होता है। सर्टन हॉट स्पॉट ऑफ सर्टन टाइप ऑफ इंजरीज, हॉट स्पॉट ऑफ सर्टन टाइप ऑफ इंजरीज क्या होती है कि अब जब एक्सीडेंट को आप एनालिसिस करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये जो एक्सीडेंट हुए हैं 4, 5 या 10, 12 जितने भी हुए हैं उसमें कौन से बॉडी पार्ट ज़्यादा इंजर्ड हुए हैं। तो ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो वो हैंड इंजरीज बहुत ज़्यादा होती है, आई इंजरीज बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, स्लिप इंजरीज की वजह से बैक इंजरीज ज़्यादा होती है। अब आपको जब उसका जो है ना ये वाला पता चल जाता है पैटर्न का, तो फिर ऑटोमेटिकली आप उसके मुताबिक स्टेप ले लेते हैं, कंट्रोल मेजर, और उसके प्लानिंग कर लेते हैं कि नेक्स्ट टाइम जो ये पैटर्न है हम इसको तोड़ सकें। तो बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्टिव मॉनिटरिंग टेक्निक को सीखना। फिर इसी रिएक्टिव मॉनिटरिंग का जो है ना एक्सीडेंट रेट फार्मूला है जो आपकी बुक में आपको गिवन है, उस फार्मूला को सीखना पड़ता है कि आप उसको सीखें कि इंसिडेंट रेट को हम कैसे निकालेंगे। अच्छे ऑर्गेनाइजेशन जितने भी है वो उस रेट को जो है ना वो मॉनिटर करते हैं और उसी से हम आगे जाते हैं कि हमें पता हो कि हमारा जो एक्सीडेंट रेट है तो वो क्या है। अगर हमारा एक्सीडेंट रेट नीचे आ रहा है तो इट मीन्स कि हमारी कंपनी की जो वो है पॉलिसीज़ है या प्रोसीजर्स है वो इफेक्टिव है। लेकिन अगर एक्सीडेंट रेट हमारा बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना,
तो फिर उसके मुताबिक हमको ये पता चलता है कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो ख़राब है। अब ये तो हमने सीख लिया है एक्टिव और रिएक्टिव मॉनिटरिंग का। उसके बाद है प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्वेश्चन एराइज होता है कि क्या एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ज़ाहिरी बात है लाजमी करना चाहिए, क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ की जो लीगल अथॉरिटी होती है उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि कोई भी सीरियस नेचर का एक्सीडेंट अगर हो जाए तो वो आपने रिपोर्ट करना होगा, और उसके बाद पहले रिपोर्ट फॉर्म फिल होगा, फिर उसके बाद उसका इन्वेस्टिगेशन फॉर्म जो है ना वो आपने फिल करना होगा और उसको कंप्लीट करना होगा, और उसमें भी ज़्यादातर जो है ना वो सेफ्टी टीम इन्वॉल्व होती है। फिर एक क्वेश्चन इसमें ये एराइज होता है कि अक्सर जो है ना लोग जो है ना वो एक्सीडेंट को रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो वो क्यों नहीं करते हैं? बैरियर्स क्या है कि ख़ासकर जो वर्कर है वो जो है ना वो एक्सीडेंट को रिपोर्ट नहीं करते? तो ज़्यादातर जो बैरियर्स है वो क्या होती है कि वहाँ कोई प्रॉपर पॉलिसी नहीं होती है, अनऑर्गेनाइजेशन जो है ना स्ट्रक्चर होता है कि वहाँ पे रिगार्डिंग एक्सीडेंट कोई प्रोसीजर ट्रेनिंग किसी को नहीं मिली है। लेकिन इससे भी बढ़कर ज़्यादातर वर्कर रिपोर्ट क्यों नहीं करते हैं? ब्लेम कल्चर की वजह से। वर्कर डरते हैं कि अगर हमने इसको रिपोर्ट किया तो फिर हमें ही ब्लेम किया जाएगा, इस वजह से वो एक्सीडेंट को रिपोर्ट नहीं करते हैं। अब आपने करना क्या होगा कि वर्कर को आपने मोटिवेट करना है इंसेंटिव्स के ज़रिए, जो है ना सेफ्टी मैन ऑफ द मंथ जैसे आप उसको दे सकते हैं। कोई उसने रिपोर्ट किया कोई इस तरह का वाक़या तो आप उसको अप्रिसिएशन लेटर दे सकते हैं, ताकि वो वर्कर जो है ना उसको कॉन्फिडेंस आ जाए कि ऑर्गेनाइजेशन हमारी बातों को वैल्यू दे रहे हैं। सही है ना? इसलिए कि अगर ऑर्गेनाइजेशन उनके रिपोर्टिंग को जो है ना वो इग्नोर कर देते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, वो अगेन फिर वो रिपोर्ट नहीं करते हैं अगर कोई हादसा हो। अच्छा, उसके बाद रिपोर्टिंग जो है ना वो कैसे होती है? दो किस्म की रिपोर्टिंग है। वो रिपोर्टिंग एक इंटरनल होती है, एक एक्सटर्नल रिपोर्टिंग होती है। इंटरनल आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिफरेंट जो है ना डिपार्टमेंट है उनको जो है ना आप रिपोर्ट करते हैं। मैनेजमेंट हो गया, एचआर हो गया, ह्यूमन रिसोर्स एचआर या एचएससी रिप्रेजेंटेटिव हो गए, ठीक है ना, इनको आप रिपोर्ट करते हैं। एक्सटर्नली जो आप रिपोर्ट करते हैं उस इंसिडेंट को, वो आपकी हायर अथॉरिटी जो लीगल अथॉरिटीज़ होती है, पुलिस वगैरह हो गया, या वहाँ के क्लाइंट्स है उनको आपको करना पड़ता है, कंसल्टेंट्स को, या वहाँ आपकी जो फायर अथॉरिटी है उनको बाज़ औक़ात रिपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। बाज़ औक़ात वहाँ पे आपके जो इंश्योरेंस कंपनी है उनको हैं, जो वर्कर ज़ख्मी हुआ उनकी फैमिली को आपको रिपोर्ट जो है ना उनकी ज़रूरत होती है। तो उसके लिहाज से आपको लाजिम बात है कि आपने जो एक्सीडेंट हो गया उनको रिपोर्ट करना होगा। सही है? और रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर आपको कम्प्लीटली फॉलो करना होगा। उसके बाद फिर आप जो एक्सीडेंट रिपोर्ट है उसके बाद फिर आपको एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन जो है ना वो बुक भी कंप्लीट करना है या फॉर्म कंप्लीट करना है। एक्सीडेंट जो इन्वेस्टिगेशन फॉर्म है उस पर प्रॉपर जो है ना डिटेल होगी, जो बंदा इंजर्ड हो गया उनकी डिटेल होगी, उनके साथ उनका जो है ना डेट, टाइम, नेचर ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है ना, क्या उस वक़्त किस वजह से ये हुआ, ठीक है, कहाँ पे हुआ, किस टाइम हुआ, ठीक है ना। तो ये जो विटनेस थे उनकी डिटेल, और वो जो रिपोर्ट बनाते हैं उनकी डिटेल कि किसने कंप्लीट किया, किस डेट पे किया, किस टाइम पे किया, और किन किन को ये जो है ना ये रिपोर्ट जाएगा। ये तमाम डिटेल आपकी जो है ना एक्सीडेंट रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर्म में फिर मेंशन होती है, रिपोर्ट फॉर्म में भी होती है, इन्वेस्टिगेशन में, और फिर उनको आप जो है ना वो सबमिट कर देते हैं। अब बारी आती है जो इसका थर्ड कंपोनेंट है 4 का, वो है थर्ड एलिमेंट जो इसका है वो है ऑडिट का। नाउ ऑडिट क्या है? ऑडिट इज़ अ सिस्टमेटिक और क्रिटिकल एंड ऑब्जेक्टिव एवल्यूएशन ऑफ एनी वर्क प्लेस टू चेक कंप्लायंस। पूरे हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को जब हम उसको चेक करते हैं कि क्या वो सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है, मैनेजमेंट सिस्टम को, एसएमएस को, उसको चेक करने के लिए जो क्रिटिकल एवल्यूएशन की जाती है उसको हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिट बोलते हैं। अब ऑडिट जो है ना ये दो किस्म का होता है, एक इंटरनल ऑडिट होता है, दूसरा एक्सटर्नल ऑडिट होती है। इंटरनल ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही लोग परफॉर्म करते हैं, और एक्सटर्नल ऑडिट जो थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट होती है वो करते हैं। इंटरनल ऑडिट के भी फ़ायदे हैं और लिमिटेशन भी है, और इसी तरह जो एक्सटर्नल ऑडिट है उसके भी एडवांटेज भी है और वीकनेस यानी लिमिटेशन मौजूद है। ज़्यादातर जो पावरफुल ऑडिट है वो एक्सटर्नल ऑडिट होता है, क्योंकि वो हाई लेवल का थर्ड पार्टी से आता है तो उसकी वर्थ बहुत ज़्यादा होती है और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसके भी ड्रॉबैक मौजूद है। और लेकिन वर्ती जो है ना वो एक्सटर्नल ऑडिट इसलिए होता है कि वो इंडिपेंडेंट होता है, किसी भी इन्फ्लुएंस से वो फ्री होता है। इंटरनल में ये होता है कि कंपनी का बंदा होगा तो उसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंसेशन आ सकती है, लेकिन जो एक्सटर्नल ऑडिट है उसके ऊपर किसी बंदे का इन्फ्लुएंस नहीं आ सकता है। तो बेहतर तो बात यही है कि हम दोनों ऑडिट करें। इंटरनल बेसिकली एक्सटर्नल की प्रिपरेशन के लिए किया जाता है। अगर आप अपना इंटरनल ऑडिट करते हैं तो जब एक्सटर्नल ऑडिट आएगा जिस पे आपकी कंपनी को जो है ना वो फाइन या डिफरेंट काइंड ऑफ जो है ना कंसिक्वेंसेस को फेस करना होता है,
तो फिर इंटरनल में जो हमें एरिया जो है ना कंसर्न एरिया हाईलाइट हो जाएंगे, तो एक्सटर्नल में हम उसको इससे पहले से प्रिपेयर कर लेंगे। तो ये है कि जो एक्सटर्नल ऑडिट है उसकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो इंटरनल के ज़रिए हम उसको कर सकते हैं। लेकिन इसमें यही बात होती है कि इंटरनल में कुछ ड्रॉबैक्स भी है, जैसे इन्फ्लुएंसेशन है, आपकी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं कि चूँकि आपकी फ्रेश पेयर ऑफ आइज़ नहीं होती, एक्सटर्नल में फ्रेश पेयर ऑफ आइज़ होते हैं और वो ज़्यादातर इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन ये कि एक्सटर्नल एक्सपेंसिव भी होता है। अब आते हैं ऑडिट प्रोसेस को समझते हैं कि ऑडिट प्रोसेस कैसे होता है। ऑडिट के जो स्टेजेस हैं वो 3 स्टेजेस में ऑडिट को परफॉर्म किया जाता है। हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिट को जब आप करेंगे तो सबसे उसका जो पहला स्टेज है वो ऑडिट प्री ऑडिट प्रिपरेशन है। प्री ऑडिट प्रिपरेशन क्या है कि आप जहां भी ऑडिट करेंगे उससे पहले आपने डिसाइड करना है कि ये ऑडिट किस मकसद के लिए, ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, कब किया जाएगा, किस वक्त किया जाएगा, कितने टाइम का होगा, ऑडिट के दौरान किन किन लोगों की ज़रूरत होगी, कौन कौन से जो है ना डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, ख़ासकर जो इंटरनल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें रिस्क हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है, ठीक है, रिस्क असेसमेंट है, इंस्पेक्शन है, मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स हैं, बाकी भी जितने भी रेलेवेंट जो इंटरनल डॉक्यूमेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन के हैं वो ऑडिट में ज़्यादातर चेक किए जाते हैं। तो वो आपको बताना होगा कि ऑडिट के दौरान कौन कौन से ऑडिट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट को हम चेक करेंगे। अब ये आपका प्री ऑडिट प्रिपरेशन आपने किया, अब फिर ऑडिटर जो है ना जाके ऑडिट स्टार्ट करेगा। फिर ड्यूरिंग ऑडिट ये उसका दूसरा स्टेज है। तो ड्यूरिंग ऑडिट आपने फिर 3 काम करने हैं, ठीक है। आपने डॉक्यूमेंट को भी चेक करना है, वहाँ पर आपने वर्कर का इंटरव्यू भी करना है, और फिर उसके बाद इंटरव्यू के बाद डिफरेंट इंटरव्यू के बाद आपने वहाँ पे साइट ऑब्जर्वेशन भी करनी है। तो ऑडिट के लिहाज से ये तीनों जो है ना ये कंपलसरी है। इंस्पेक्शन में, और अक्सर ये भी आता है कि इंस्पेक्शन में ऑडिट में क्या फ़र्क होता है, इंस्पेक्शन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जब हम चेक करते हैं वर्क प्लेस की तो वो इंस्पेक्शन होती है, लेकिन उसके पीछे जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसको जब आप चेक करते हैं तो वो ऑडिट कहलाता है, ठीक है। तो अब ऑडिट, ड्यूरिंग ऑडिट अगर आपने तीनों काम नहीं किए तो वो ऑडिट जो है ना वो इनकम्प्लीट होगा। लेकिन अगर आप इंस्पेक्शन दे के आपने सिर्फ ऑब्जर्वेशन भी कर ली है तो आपका इंस्पेक्शन रिपोर्ट उस पर बन जाएगा। तो ऑडिट के लिहाज से कंपलसरी है कि आपने तीनों काम करने हैं। आपने डॉक्यूमेंट भी चेक करने हैं, इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट करने हैं मुख्तलिफ लोगों के वहाँ पे जहाँ पे आप ऑडिट करेंगे, और उसके बाद आपने ऑब्जर्वेशन भी करनी है ताकि फ़िज़िकली आपको प्रॉपरली जो है ना वो पता हो कि वाकई जो हमें बताया गया है इंटरव्यू में वो सही है या डॉक्यूमेंट में दिखाया गया है। तो उसकी एविडेंस के लिहाज से आपको फिर ऑब्जर्वेशन भी करनी है। अब ये ऑडिट आपका कंप्लीट हो गया। अब ऑडिट का थर्ड स्टेज जो है ना वो क्या है, एंड ऑफ द ऑडिट या पोस्ट ऑडिट। पोस्ट ऑडिट में आपके 2 स्टेजेस हैं। एक ये है कि आपने वर्बल मीटिंग कंडक्ट करनी है वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और उनको एरिया ऑफ कंसर्न बताना है कि कौन से इश्यूज़ हमने यहाँ देखे जिस पे आपको जो है ना काम करना होगा या उसकी जो है ना रेक्टिफिकेशन करनी होगी। वहाँ वर्बल मीटिंग कंडक्ट करने के बाद हाईलाइट जो है ना आपने करने इश्यूज़ को, उसके बाद फिर आपने एक रिटन रिपोर्ट भेजनी है। रिटन रिपोर्ट मोस्टली NCR पे डिपेंड होती है। NCR क्या होते हैं, नॉन कन्फर्मस रिपोर्ट्स। जितनी भी लीगल रिक्वायरमेंट होती है, कंप्लायंस जो ऑर्गेनाइजेशन ने करनी है, और उसको अगर उसने फॉलो नहीं किया, ठीक है, तो वो क्या होगा कि वो फिर आप उस NCR के फॉर्म में ऑर्गेनाइजेशन को भेज देंगे कि आपने ये एरिया जो है ना ये वायलेशन की है और ये क्यों की है, और इसको आप जो है ना वो क्लोज आउट करें स्पेसिफिक टाइम में। अगर सीरियस वायलेशन है तो उसके ऊपर फिर फाइन भी इम्पोज हो सकता है। तो ऑडिट का जो रिटन फॉर्म है ना, रिटन जो रिपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है, उसको हम NCR बोलते हैं, और फिर NCR को क्लोज आउट करना पड़ता है। अगर NCR आप क्लोज आउट नहीं करते हैं तो फिर उसके जो है ना कंसिक्वेंसेस को आपको फेस करना होता है। तो ऑडिट की तकरीबन मैंने जो है ना जो डिफरेंट बातें थी, जैसे इंटरनल एक्सटर्नल या जो स्टेजेस थे वो हमने डिस्कस कर लिए। और ऑडिट एक पूरे सिस्टम का कंट्रोलिंग पावर है। जब हमने HSMS पढ़ा था तो वहाँ पे हमने देखा था कि ऑडिट जो है ना वो सब के साथ जो है ना वो इंटरेक्ट करता है, पॉलिसी के साथ भी, ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के साथ भी, फिर प्लानिंग स्टेज पे भी, इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे, एवोल्यूएशन पे, सही है ना। ये तमाम पे ऑडिट जो है ना वो चेक रखता है। उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो परफॉर्मेंस रिव्यू क्या है। परफॉर्मेंस रिव्यू भी अक्सर जो है ना नेबोशस को आता है क्वेश्चन में, वो चेक करते हैं परफॉर्मेंस रिव्यू क्या है, कारकर्दगी का दोबारा जायज़ा लेना। आप परफॉर्मेंस रिव्यू हम क्यों करते हैं? परफॉर्मेंस रिव्यू इसलिए किया जाता है कि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन अपने टारगेट को चेक करे कि क्या वो टारगेट पे है या नहीं है। अगर वो टारगेट पे नहीं है जो उसने सेट किए थे, जैसे कि उसने एक सेट किया था टारगेट कि हमारा 0 एक्सीडेंट रेट होगा, लेकिन वो टारगेट उसने उस ईयर में या उस स्पेसिफिक टाइम में इंटरवल में अचीव नहीं किया,
तो वो उससे ज़ाहिर बात है कि उसकी जो परफॉर्मेंस है, कारकर्दगी है, वो इफ़ेक्ट होती है। तो वो उसको फिर दोबारा इम्प्रूव करेंगे। उनको इम्प्रूव करने के लिए वो क्या करेंगे, वो परफॉर्मेंस रिव्यू करेंगे। रिव्यू बेसिकली कंप्लीट चेंज को नहीं बोलते हैं कि आप बिल्कुल कंप्लीटली चेंज कर दें। रिव्यू का मतलब है उन चीज़ों को चेंज की ज़रूरत है जिसमें इम्प्रूवमेंट को चाहिए। ऐसा नहीं है कि तमाम आप स्ट्रक्चर को चेंज कर दो। अब परफॉर्मेंस रिव्यू जो है ना वो फिर 3 किस्म का होता है। एक एनुअल होता है जो कि कंप्लीट बोर्ड जो है ना वो करता है। एक डिपार्टमेंटल रिव्यू होता है जो कि क्वार्टरली होता है, ठीक है। और एक जो है ना वो स्पेसिफिक जो है ना लोकल रिव्यू, जो लोकल डिपार्टमेंट का जो वहाँ के सुपरवाइज़र है, जो मंथली बेस की किया जाता है, वो रिव्यू हम करते हैं। फिर परफॉर्मेंस रिव्यू में जो परफॉर्मेंस रिव्यू के लिहाज से हम कौन कौन सी चीज़ों को चेक करेंगे परफॉर्मेंस रिव्यू में। अगर अगले साल के लिए हम अपने रिव्यू करना चाहते हैं, टारगेट सेट करना चाहते हैं, वहाँ की हम लीगल कंप्लायंस को चेक करेंगे कि लीगल रिक्वायरमेंट जो है ना वो पूरी हुई है या नहीं हुई है, कौन सी चीज़ें पूरी नहीं हुई हैं। रिस्क असेसमेंट को चेक कर सकते हैं, ठीक हो गया। ट्रेनिंग्स को चेक कर सकते हैं कि ट्रेनिंग्स हुई या नहीं है। इंस्पेक्शन रिकॉर्ड आप देख सकते हैं कि कौन से इंस्पेक्शन हुए हैं या कौन से इंस्पेक्शन हमने प्लान करने हैं, सही है। वर्कर के कंप्लेंट्स वगैरह आपने देखने हैं, ठीक हो गया। एक्सीडेंट रिकॉर्ड देखने हैं, एब्सेंटिज्म आपने देखना है कि कितना है या आगे कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। तो ऐसे सर्टन जो रिव्यू पॉइंट है परफॉर्मेंस रिव्यू के, वो आपने कंसीडर करके अपने परफॉर्मेंस रिव्यू को आगे जाके जो है ना वो सबमिट करना होगा। तो ये हमारा जो था ना एलिमेंट 4 था, इसके ऊपर मैंने ये वीडियो रिव्यू के तौर पे बनाई है। आई होप से कि जब आप ये वीडियो पर जो एलिमेंट 4 है IG1 का, ये आप लोग सुन लें तो उम्मीद है कि आपको जो एलिमेंट 4 का कंप्लीट नॉलेज है वो तो नहीं आएगा इसलिए कि उसके, लेकिन उससे उससे बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको इस रिव्यू की वजह से मिल जाएगा। अगर आपको फिर प्रॉपर चाहिए तो आपको बुक प्रॉपरली एक एक टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है, पढ़ना है, और उसके साथ आप जो है ना क्लासेस में आपको जो है ना जो अंडरस्टैंडिंग मिलेगी या मिल गई होगी या मिलेगी, तो उससे आपका जो है ना IG1 का जो एलिमेंट 4 है वो कम्प्लीटली कवर हो जाएगा। और ये जो शार्ट टॉपिक है, शार्ट एलिमेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, अक्सर अवकात जो है ना इससे नेबोश के पेपर में जो है ना वो क्वेश्चन जो है ना आते हैं। ख़ासकर जो ऑडिट के क्वेश्चन है या परफॉर्मेंस रिव्यू का क्वेश्चन आ जाता है, एक्टिव मॉनिटरिंग या रिएक्टिव मॉनिटरिंग का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।